Hello students, welcome to your channel Photons Academy। लास्ट लेक्चर में हमने यूपी बोर्ड 12th का फिजिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया था सोल्व करना, और उसका फर्स्ट सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम उसका सेकंड सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि भाई अवतल लेंस है, उसका द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो अवतल लेंस का मतलब होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। और हमें पता है कि लेंस जो होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं। जो लेंस होते हैं मेनली दो टाइप के, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल लेंस, और इसको बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स दिखने में कैसा होता है? कॉन्वेक्स कुछ इस टाइप का बना होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। बीच से तो ये मोटा रहेगा और किनारों से पतला, ठीक है। तो बीच से तो ये थिक रहेगा और साइड से ये थिन रहेगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये है कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। कॉनकेव कैसा होता है? कॉनकेव बीच से तो पतला होता है और साइड से मोटा होता है, ठीक है। तो बीच से दबा हुआ होगा लेकिन किनारों से उभरा हुआ होगा, ठीक है, बड़ा होगा, मोटा होगा, ठीक है। तो ये है कहने का मतलब। तो ये बीच से तो थिन होता है और साइड से ये थिक होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, ठीक है। अब जो ये लेंस है इसका एक और नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस, या इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स। ऐसे ही इसका नाम है बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव, ठीक है। इसका मतलब क्या है डबल का मतलब ये है कि ये दो कॉन्वेक्स साइड से मिलकर बना हुआ है, ये दो कॉनकेव साइड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड क्या होती है। तो जो उभरी हुई साइड होती है, देखो कोई कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो इस टाइप से हम कोई कर्व बनाते हैं, ठीक है। ये कोई हमने कर्व यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये तो होगी इसमें उभरी हुई साइड, ये बाहर वाली साइड तो हो गई उभरी हुई साइड, और अंदर वाली साइड हो गई दबी हुई साइड। इस उभरी हुई साइड को ही बोलते हैं उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स साइड। और अंदर वाले जो दबा हुआ जो पार्ट है उसको बोलते हैं कॉनकेव यानी कि अवतल साइड, ठीक है। तो जो लेंस दो कॉन्वेक्स साइड से मिलके बना है यानी उभरे हुए पार्ट से मिलके बना हुआ है, ये उभरा हुआ भाग हो गया, ये उभरा हुआ भाग हो गया, तो दो उभरे हुए भाग से जो मिलके बना हुआ लेंस है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जबकि दो कॉनकेव यानी कि दबे हुए भाग से, तो दो दबे हुए भाग से मिलके बना हुआ जो लेंस है उसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो ये बात क्लियर हो गई कि कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी फोकस दूरी की, जो हमसे पूछा हुआ है, जो हमसे पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं इसकी फोकस दूरी की डेफिनेशन से, ओके। तो सबसे पहले मैं उत्तल की बात कर लेता हूँ, कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये है ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। इस स्फीयर को जब हम कंप्लीट करेंगे तो इसका जो एक सेंटर है वो इस तरफ लाई करेगा, मान लिया वो सेंटर इसका यहाँ पे लाई कर रहा है। इस स्फीयर को जब हम कंप्लीट करेंगे तो इसका एक सेंटर इधर लाई करेगा, है ना। इस वाले सरफेस का जो सेंटर है, इस वाली सतह का, ये जो गोलीय सतह है, ये जो स्फेरिकल सतह है, स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो सेंटर है वो इस तरफ लाई करेगा, है ना। तो हमने मान लिया यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, और इस वाली सतह का सेंटर इस तरफ लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे C1 और C2,
यानी कि इनको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये पहला वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, और ये भी वक्रता केंद्र है, ये द्वितीय वक्रता केंद्र है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोलेंगे क्योंकि दोनों वक्रता केंद्र ही है। तो ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस सरफेस का फोकस इस तरफ इधर लाई करेगा, इनके बीच में कहीं, यानी F1, और F2 किधर लाई करेगा, इस तरफ F2। और हमें किसकी डेफिनेशन बनानी है, F2 की ही बनानी है, लेकिन हमें बनानी है अवतल लेंस के लिए। तो पहले मैं कॉन्वेक्स की बना देता हूँ। तो डेफिनेशन ये कहती है कि जब कोई समांतर किरण आ रही हो, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, ओके, तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो यह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो मान लो इस बिंदु से होकर गुजरी, तो इस बिंदु को ही क्या बोलेंगे, हम फोकस बोलेंगे। सुनाई बात, एक बार दोबारा देख लो कि जब कोई समांतर प्रकाश की किरण, है ना, कंडीशन क्या है कि प्रकाश की किरण क्या होनी चाहिए, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो यह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं या द्वितीय फोकस कहते हैं। तो इसको बोलते हैं द्वितीय फोकस, यह सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकस। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट फोकस की भी डेफिनेशन ये बना लेते हैं। फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन क्या है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, है ना, ये कहाँ पे स्थित है, मुख्य अक्ष पर ही स्थित है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण जब आपतित होती है लेंस पे, तो वह क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं प्रथम फोकस। समझ बात, जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण आपतित होकर लेंस पे जब उसका अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको बोलते हैं हम प्रथम फोकस। एक बार वो देख लो कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जिससे चलने वाली जो लाइट रे है आफ्टर द रिफ्रैक्शन बाय द लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होने के बाद जब उसका अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो उस बिंदु को बोलते हैं प्रथम फोकस। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या बात पता चली, एक बात तो ये कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष, इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष, जो ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, वो उस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, है ना, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, लिख लोगे तो क्लियर हुई बात। इसका उल्टा बोल देंगे इस वाली डेफिनेशन में, प्रथम फोकस की में। तो प्रथम फोकस क्या है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, तो इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण
लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को बोलते हैं प्रथम फोकस। ठीक है, तो ये हमने कॉन्वेक्स लेंस को देख लिया। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो चीज़ें क्या हो रही थी, यहाँ पे वास्तविक थी यानी रियल थी, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा इमेजिनरी आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ इट। ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है। ठीक है, और ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जिससे पास होके जा रही है। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है, ये इसका पहला सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, है ना, इस टाइप से। इसका जो सेकेंडरी जो तुम्हारा वक्रता केंद्र है ना, वो लाई करेगा इस तरफ C2। इस पेड़ को जब कंप्लीट करोगे तो इसका सेंटर मान लिया हमने यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, तो इसका नाम देंगे हम C2। ठीक है, ये पहला गोलीय सरफेस है इसका। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है यहाँ। तो ये पहला गोलीय सरफेस और ये दूसरा गोलीय सरफेस, तो हमने इसको कंप्लीट किया, तो इसका सेंटर आया ये रहा। ये क्या बन गया, वक्रता केंद्र। इन दोनों के बीच में क्या लाई करेगा, फोकस। तो ये क्या होगा यहाँ पे F2। तो सेकेंडरी फोकस अवतल लेंस में लेफ्ट साइड में लाई करता है। ये बात याद रखने वाली है कि बच्चे कभी कभी F2 को इधर सपोज कर लेते हैं तो गलती हो जाएगा वो, जबकि इधर क्या है, ये फर्स्ट सरफेस है। जब इसको कंप्लीट करोगे तो इसका सेंटर हमने सपोज कर लें यहाँ पे कहीं पड़ रहा है C1, और इसके बीच में क्या पड़ेगा, इनका सेंटर पे F1, यानी कि प्रथम फोकस, प्राइमरी फोकस या फर्स्ट फोकस। ठीक है, अब हमें डेफिनेशन बनानी है द्वितीय फोकस की। तो द्वितीय फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, कोई किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको क्या बोलते हैं, हम सेकेंडरी फोकस बोलते हैं, द्वितीय फोकस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये जो किरण है ये फोकस से होके निकल रही है ना, समांतर आ रही थी लेकिन ऐसा लग रहा है अब कि ये फोकस से होके आ रही है। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, हम द्वितीय फोकस बोलते हैं। राइट, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं प्राइमरी फोकस की या फर्स्ट फोकस की। तो फर्स्ट फोकस के लिए अलग से डायग्राम बना लेते हैं, वरना इसमें समझ में नहीं आएगा। ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, और ये हमने इसको, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और थोड़ा उल्टा सीधा हो सकता है, तिरछा बिरछा। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो ये हमारा इधर C2 लाई करेगा, है ना, इधर C2 हमने सपोज करा C2 यहाँ पे है कहीं, ये रहा C2, इसके बीच में लाई करेगा कहीं पे F2, इधर है C1, सपोज क्या ये रहा C1 यहाँ पे, इधर लाई करेगा हमारा F1। ठीक है, अब देखो F1 की तरफ कोई किरण आ रही है, तो F1 की तरफ कोई किरण आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, जो किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु की ओर आती है, ठीक है, जिस बिंदु की ओर ये आ रही है, अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। ये देखो, है ना, तो प्रकाश की किरण क्या थी, फोकस की तरफ आ रही थी, ठीक है, लेकिन क्या हो गई, अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पे क्या था कि समांतर आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि फोकस से होकर आ रही है। यहाँ पे फोकस की तरफ आएगी, लेकिन क्या होगा कि ये समांतर हो जाएगी, ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी यहाँ पे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को
हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये मैंने सभी के सभी फोकस की मैंने डेफिनेशन बता दी, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, प्रथम हो, चाहे द्वितीय हो। ठीक है, अब कोई इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोएक्टिव पदार्थ के औसत आयु तथा अर्ध आयु में क्या संबंध है? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि औसत आयु क्या है और अर्ध आयु क्या होती है। तो सबसे पहले अर्ध आयु की बात कर लेते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है, अर्ध आयु यानी कि वो समय जिस पर कोई पदार्थ है, मान लिया कोई पदार्थ है ए, वह अपनी मात्रा का आधा रह जाए। पहले इसकी मात्रा n थी, n नॉट थी, ठीक है, और यह जो अब है अपनी मात्रा का आधा हो गया t समय पश्चात। तो उस समय को बोलते हैं अर्ध आयु, जिस समय पर कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए। ठीक है, तो ये इसकी प्रारंभिक मात्रा है और ये अब इसकी अंतिम मात्रा है, जो कि प्रारंभिक की क्या हो गई, आधी हो गई अर्धायु पर। ठीक है, तो अर्धायु का मतलब ये हो गया कि वो समय जिस पर किसी पदार्थ की जो प्रारंभिक मात्रा है वो प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं औसत आयु की। तो औसत आयु उसको बोलते हैं कि कोई मटेरियल है, मान लिया कोई पदार्थ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे परमाणु हो गए, है ना, काफ़ी सारे एटम्स हो गए इसके अंदर। ठीक है, किसी की एज कुछ होगी, किसी की एज कुछ और होगी। ठीक है, तो हर एक एटम की जब हम आयु का औसत करेंगे तो उसको बोलते हैं औसत आयु। कि सभी के सभी परमाणुओं का जो आयु का औसत है, सबका जो टाइम है, उनका औसत निकाल लेंगे और वही क्या कहलाएगा, हमारा औसत आयु कहलाएगा। ठीक है, जो औसत आयु होती है इसको डिनोट करते हैं टाउ से, और यह जो होती है व्युत्क्रम होती है अक्षय नियतांक का, यानी लैम्डा का। तो जो औसत आयु होती है वो व्युत्क्रम होती है अक्षय नियतांक का। तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि जो औसत आयु होती है वो अक्षय नियतांक का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, और हमने अर्धायु को पता है, अभी हमने पढ़ा है कि अर्धायु क्या होता है, वो समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, तो उस समय को बोलते हैं हम अर्ध आयु। ठीक है, तो अब इसका हम रिलेशन इसमें लाते हैं। सबसे पहले तो मैंने अभी एक रिलेशन लिखी औसत आयु की, कि औसत आयु जो होती है वो होती है अक्षय नियतांक का व्युत्क्रम। ठीक है, इसकी हमें हेल्प पड़ेगी आगे, तो इसको मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि टाउ जो है यहाँ पे औसत आयु है, लैम्डा जो है ये अक्षय नियतांक है, अक्षय नियतांक यानी डीके कांस्टेंट, इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। टाउ जो है इसको बोलते हैं एवरेज एज या औसत आयु। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा कि वो समय यानी कि t हो गया, कि वो समय जिस पर कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा, ये हमने मान ली पहले उसकी मात्रा n नॉट थी और अब जो हो गई n है, लेकिन अब जो अंतिम मात्रा है वो प्रारंभिक की कितनी हो गई, n नॉट बाई 2 हो गई। ठीक है, तो सोडी का जो नियम है वो ये कहता है कि n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब n की जगह पे रख दो यहाँ पे, ये n नॉट आएगा यहाँ पे, सॉरी, प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाती है, तो प्रारंभिक मात्रा n नॉट है, तो n की जगह रखेंगे n नॉट, तो n की जगह रखा हमने n नॉट बाई 2 इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस का लैम्डा टी। इस t की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम अब अर्धायु की बात करें, क्योंकि ये जो आधी होगी मात्रा वो कैपिटल T पर होगी, तो उसको अर्धायु बोल दिया हमने। n नॉट से n नॉट कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया हमारे पास रिलेशन e की पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसको उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 e की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 1/2, है ना, माइनस का प्लस हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर लैम्डा टी
इज इक्वल टू 2, ये आ गया। दोनों साइड का log ले लेते हैं, तो टेकिंग log, तो log लोगे तो ये e कैंसिल हो जाता है, हमें पता है, ठीक है। log से e कट जाता है, तो खाली क्या आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा t, और इधर log बेस में e 2। इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.6931। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास फाइनली, t इज इक्वल टू 0.6931 डिवाइड बाई लैम्डा। हमें केवल ये फॉर्मूला याद रखना था। अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन केवल 1 मिनट का है। क्या करना है, बस यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और हमारी रिलेशन आ जाएगी, ठीक है। ये सारा काम नहीं करना है हमें इसमें, ये तो मैं समझा रहा हूँ कि ये हुआ कैसे है, ये फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे आया है, ठीक है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना, इसको हम डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, वो ऐसे करेंगे। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी हमने देखा कि कैपिटल T इज इक्वल टू होता है 0.6931 अपॉन लैम्डा, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि टाउ इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन लैम्डा। तो ये 1 अपॉन लैम्डा बन रहा है ना यहाँ पे, इस लैम्डा को यहाँ के बजाय ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि इंटू 1 अपॉन लैम्डा, है ना। तो 1 अपॉन लैम्डा किसके इक्वल है, टाउ के इक्वल। तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 0.6931 टाउ, और यही है हमारी अर्धायु और औसत आयु में संबंध, ठीक है। अगर हमें इसमें यहाँ पे ये वैल्यू रखनी है, अगर इसको डिवाइड में ले जाओ तो डिवाइड में ले सकते हो, अदरवाइज इसको यहीं पे रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आंसर है। बताओ कितनी देर लगी सोल्व करने में, लेकिन कब, जब हमें ये फॉर्मूला याद हो। छोटा सा फॉर्मूला है कि 0.6931 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू टी, और टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। फिर 2 मिनट में ये निकल के आएगा, ठीक है। 2 मिनट भी नहीं लगेगी, 2 सेकंड में निकल के आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो सबसे पहले इसमें भी हम पहले डिटेल में जाएंगे इसके। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे प्रकाश वैद्युत का मतलब क्या है। तो प्रकाश वैद्युत का मतलब ये है कि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ठीक है। ये इसी चैप्टर से आया है क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, तो एक्चुअल में ये होता है कि मान लो कोई शीट है हमारे पास मेटल की, ये कोई शीट पड़ी है मेटल की, जब इस पर फोटोन्स गिरते हैं, ठीक है, हमने इसको सनलाइट में रख दिया या इस पर कहीं हम फोटोन डाल रहे हैं, तो इस पर फोटोन्स गिरते रहेंगे, ठीक है। अगर इन फोटोन्स की एनर्जी सफिशिएंट है ना, अगर इन फोटोन्स की जो ऊर्जा है वो पर्याप्त है इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वो उतनी ऊर्जा तो लेगा जितनी उसे चाहिए बाहर निकलने के लिए, और बची हुई ऊर्जा का क्या करेगा, वो गति ऊर्जा में यूज करेगा। ये इस तरह है कि मान लो हमें घर से 20 रुपये मिले, ठीक है, एक ए से बी तक जाने में हमें घर से पैसे मिले 20 रुपये, और हमें जाना है ए से बी तक, ठीक है। जबकि ए से बी तक जाने के लिए बीच में ऑटो है, तो ऑटो का किराया है 15 रुपये, ठीक है। तो हमने 20 में से 15 रुपये किसको दे दिए, ऑटो वाले को दे दिए, और ऑटो वालों ने हमें यहाँ तक छोड़ दिया, क्योंकि इसके बाद गलियाँ आ गई और फिर हमें खुद सफ़र तय करना है, ठीक है। तो जो 15 रुपये में क्या हुआ कि उस ऑटो वाले ने उसको कहाँ तक छोड़ दिया, यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है। तो 15 रुपये यहाँ तक यूटिलाइज हो गए। अब बचे 5 रुपये। अब उन 5 रुपये का क्या करेगा, जो बचा हुआ जो सफ़र है उसको तय करने में उसको यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे काम हो रहा है कि पहली जो ऊर्जा आ रही है, जो ऊर्जा गिर रही है उसके ऊपर, उसमें से वो पहले उतनी ऊर्जा लेगा जितनी उसको उस सतह से बाहर निकलने के लिए चाहिए, है ना, उसकी रेंज से बाहर निकलने के लिए उसको जितनी ऊर्जा चाहिए, ये वाली ऊर्जा। तो ये 15 रुपये जो है, ये एटलीस्ट तो 15 रुपीज़ तो होने चाहिए उसके पास, है ना। 15 से ऊपर चाहे कितने ही हो,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। क्यों? क्योंकि भाई उसके बाद तो सारी की सारी वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो ही जानी है। लेकिन 15 से अगर कम हुई तो वो कैसे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, है ना। ऑटो नहीं ले पाएगा तो वो इधर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आएगी। तो इसका मतलब है कि जो आपतित फोटोन है, यानी कि जो इंसिडेंट फोटोन है, उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को उस सतह से बाहर निकालने के लिए। अदरवाइज वो केवल उसी में घूमता रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा अगर ऊर्जा कम है तो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कि 15 रुपये है तब भी उसके चांस है कि हाँ निकल जाएगा, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से वापस में कूद जाएगा वो, तो 15 से ज़्यादा तो उसको चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। लेकिन 15 से कम में तो बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी, तो 15 से कम में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, 15 से कम में। तो यही बिल्कुल यही सिनेरियो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 15 रुपये है यही काम कर रहे हैं यहाँ पे कार्यफलन का, ठीक है, ये है कार्यफलन, और प्लस ये है गतिज ऊर्जा, और जो 20 रुपये दिए थे पूरे के पूरे, ये है आपतित फोटोन की ऊर्जा एच न्यू बराबर W प्लस के ई, और यही हमारी क्या है? प्रकाश वैद्युत समीकरण होती है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं एच न्यू इज इक्वल टू W प्लस के ई। देखो समझने की कोशिश करो, एच न्यू जो है वो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है कि कितनी ऊर्जा का फोटोन उसके ऊपर गिरा के, ठीक है। W वो वर्क है, वो न्यूनतम ऊर्जा है ना, ये वो न्यूनतम रुपीज़ है जिसको चाहिए, है ना। तो ये वो न्यूनतम ऊर्जा है, ये क्या है? एक मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, एक न्यूनतम ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहिए सतह से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो कार्यफलन का अर्थ यही होता है कि कार्यफलन क्या है? कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं हम कार्यफलन W, और इसका पूरा फॉर्मूला लिखते हैं एच न्यू नोट, ये इक्वल होता है एच न्यू नोट के। न्यू नोट जो होती है यहाँ पे, ये होती है दहली आवृत्ति, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दहली आवृत्ति जो है ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इंसिडेंट फोटोन के पास होनी चाहिए उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर मिनिमम जो इंसिडेंट फोटोन है, अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी है दहली आवृत्ति से, तब वो इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर कम है, तो वो नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि न्यू एच, अगर हम इस इक्वेशन में एच की मल्टीप्लाई कर दे, 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 तो ये क्या बन जाएगा? आपतित फोटोन की ऊर्जा। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा जो है वो कम हो गई, जितनी उसको चाहिए निकलने के लिए, तो नहीं निकल पाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? आपतित फोटोन की ऊर्जा ज़्यादा है जितनी इसको चाहिए उससे, यानी ये 20 रुपये का काम कर रहा है, ये 15 है, जबकि यहाँ पे ये 15 है तो ये 20 है, ठीक है। कुछ इस टाइप से समझो इसको, ओके। तो कार्यफलन का मतलब समझ में आ गया कि कार्यफलन क्या है? वो न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू नोट, जहाँ पे न्यू नोट क्या है? दहली आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और इस दहली आवृत्ति को ही क्या बोलते हैं? इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है कि वह मिनिमम आवृत्ति जो किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जो आपतित फोटोन के पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो उसको बोलते हैं दहली आवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटहीन धारा का क्या अर्थ है? तो वाटहीन धारा वह धारा होती है कि जिसमें औसत शक्ति जो अक्षय होता है वो शून्य होता है, ठीक है। और ये कब होता है शून्य? उसको देखते हैं कि क्या कंडीशन है। देखो, हमारे पास कोई एसी सर्किट है, यानी कि कोई प्रत्यावर्ती हमारे पास परिपथ है, एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग सर्किट, ठीक है। तो उसमें केवल इंडक्टर लगा हो, केवल इंडक्टर लगा हो और कैपेसिटर लगा हो, केवल ये दोनों चीज़ लगी हो, यानी रेजिस्टेंस ना हो, इसमें कहीं पे भी आर नहीं लगा है, ठीक है। तो ये एल है यानी इंडक्टेंस, और ये सी कैपेसिटेंस। यहाँ पे लगा है इंडक्टर और यहाँ पे लगा है कैपेसिटर, ठीक है।
इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो L है और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो C है। ठीक है, जो ये कोयल है यहाँ पे इंडक्टर, इसका जो रिएक्टेंस है यानी कि प्रतिघात है, ठीक है, वो हमने मान लिया XL है, प्रेरण प्रतिघात, यानी कि जो इसका रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और जो इसका संधारित्र है, संधारित्र का जो धारितीय प्रतिघात है वो हमने मान लिया XC है। तो XL और XC क्या है? XL जो है प्रेरक प्रतिघात है कोयल का यानी कुंडली का, और XC जो है धारितीय प्रतिघात है संधारित्र का। ओके, ये V सप्लाई यहाँ पे लगी हुई है, V वोल्टेज की, V इजक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो सर्किट में केवल L और C लगे हुए हैं, तब ही वाटहीन धारा फ्लो होती है। अब हमारे पास एवरेज पावर का एक फॉर्मूला होता है, P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। ठीक है, अब कोस फाई पे ही सारी चीज़ डिपेंड कर रही है, पावर का जीरो होना कोस फाई पर ही डिपेंड है। अगर कोस फाई इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो एवरेज पावर भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और हम वही कंडीशन निकालना चाह रहे हैं कि कब जीरो हो जाएगी। तो देखते हैं, हम सपोज करते हैं इस सर्किट में LCR सब लगे हुए थे, है ना, हम R भी मान लेते हैं कि सर्किट में L भी लगाए, C भी लगाए और R भी लगाए। तब जो डायग्राम बनता है फेजर डायग्राम, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो हमने मान ली कि करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, I डायरेक्शन में करंट, इस डायरेक्शन में हमने I करंट को मान लिया। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं, यानी सेम फेज में रहते हैं, ये हमें पता है। रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, जबकि इंडक्टर के अंदर वोल्टेज जो होती है करंट से 90 डिग्री आगे चलती है। तो वोल्टेज जो है 90 डिग्री अग्रगामी है करंट के कंपैरिजन में। ठीक है, जबकि VC, तो VC जो होता है यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वो करंट से 90 डिग्री पीछे चलता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट VL और VC का रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे कहीं ऊपर, ये है VL माइनस VC। अब एक वोल्टेज तो इस तरफ है VL माइनस VC, एक वोल्टेज VR इस तरफ है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से निकलेगा किसी कहीं से। ये मान लिया हमने इनका रिजल्टेंट फाई एंगल पे निकल गया। ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी एक ट्रायंगल बन गया OA एंड लेट्स से इट इज़ B। तो ट्रायंगल OAB में अब बताओ कोस फाई की वैल्यू क्या होगी? कोस फाई इक्वल टू, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है यानी कि V है, ये आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, बेस कितना है OA, कर्ण कितना है OB। ठीक है, OA की वैल्यू क्या है VR, तो VR, इसकी वैल्यू क्या है V, इसको भी ओपन करेंगे अभी हम। तो कोस फाई इज इक्वल टू, VR को हम ओपन कर सकते हैं ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू होता है IR, तो I इंटू R। ये जो वोल्टेज है ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, तो इसके अंदर से आएगा IZ, V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो IZ, जहाँ पे Z क्या है, पूरे सर्किट का इम्पीडेंस है। ठीक है, ये वोल्टेज जो है इसके अंदर IZ होता है और Z क्या है, इम्पीडेंस है। तो I से I कैंसिल आउट हो गया और कोस फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z। ठीक है, जहाँ पे जो Z है, Z की वैल्यू क्या होती है, Z की वैल्यू निकालना चाहोगे तो इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लो। तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है, ये वाला VR, तो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये लेंथ कितनी है, VL माइनस VC है और ये लेंथ VR है। तो इसका रूट ले लेते हैं, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर।
अब v इज इक्वल टू होता है आई जेड इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर के अंदर से क्या निकल के आएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी एल इज इक्वल टू होता है वी एल इज इक्वल टू होता है आई एक्स एल और वी सी इज इक्वल टू होता है आई एक्स सी। तो यहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी आ गया, दोनों में आई को बनाया, आई का स्क्वायर होगा तो इनका भी स्क्वायर कर देते हैं, एक्स एल और एक्स सी का स्क्वायर, और यहाँ पे कहीं आ जाएगा आई स्क्वायर से आई बाहर आ जाएगा तो आई जेड इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी आई स्क्वायर है, यहाँ पे भी आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर कॉमन लोगे लेकिन ऊपर रूट भी है तो केवल आई आएगा बाहर, और रिलेशन क्या आ गई, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी का स्क्वायर, आई से आई कट गया और ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जेड का। तो जेड इज इक्वल टू होता है आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, तो कोस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखो हमने क्या बोला था कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं ले रखा हमने, है ना, रेजिस्टेंस नहीं है, आर नहीं है, तो आर क्या है, जीरो, तो आर जीरो तो कोस फाई क्या हो जाएगा, है ना, इफ आर इज इक्वल टू जीरो देन, यदि आर इज इक्वल टू जीरो है तो देन कोस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। कोस फाई की वैल्यू जीरो रखोगे जब यहाँ पे तो पावर, एवरेज पावर क्या हो जाएगी, जीरो, तो एवरेज पावर कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। इसी को क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा बोलते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी वाटहीन धारा की, अब देखो वह धारा है कि जिसके किसी परिपथ में बहने पर परिपथ में औसत शक्ति अक्षय शून्य होता है या शून्य रहता है, उस धारा को क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जो औसत शक्ति अक्षय है वो जीरो होता है, तो उसी धारा को हम क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो विभव प्रवणता क्या होता है, प्रवणता का मतलब है दूरी के साथ परिवर्तन, दूरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विभव प्रवणता की परिभाषा, दो परिभाषा लिख सकते हो विभव प्रवणता की, कि विभव का दूरी के साथ परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना, तो डिस्टेंस के साथ जो विभव का चेंज होना है उसको क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, प्रति एकांक लंबाई पे, है ना, तो प्रति एकांक, इसको हटा दें, प्रति एकांक लंबाई पर विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई पर विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली, कि प्रति एकांक लंबाई पर विभव का जो गिरना है, फॉल होना है, उसको बोलते हैं विभव प्रवणता, तो उसको बोलते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, तो विभव प्रवणता बराबर होता है विभव प्रवणता इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। डेल्टा वी क्या है यहाँ पे, विभव में परिवर्तन, बटे दूरी में परिवर्तन, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा विभव प्रवणता का। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं अब, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को इसको भेजो, है ना।
ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिले और मैं भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँ कंटिन्यूसली। तो सपोर्ट करो, ठीक है। और क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, तो बोर्ड की जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे से तैयारी करो अपनी। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।